हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजल आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल नितिन सर क्लासेस पे करता हूँ। आज जो चर्चा का विषय है वो 6 अगस्त 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस की है और देखते हैं कि चर्चा का विषय क्या क्या है। तो आज सबसे पहले राम जन्मभूमि की यदि बात की जाए तो भूमि पूजन हुई है जो कल हुई थी, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में चर्चा होगी और फिर देखेंगे कि 6 अगस्त को ही 75वां सालगिरह हुआ है कि जो परमाणु बम गिराए गए थे जापान में, हिरोशिमा में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और क्या इसके फॉलोआउट्स हैं और न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होते हैं। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को जो चैलेंज किया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को यानी कि संविधान पीठ को क्या कर दिया गया है, रेफ़र कर दिया गया है। इसके बाद ब्रूज ने क्या किया कि ब्रूज ने रिजेक्ट कर दिया जो सेटलमेंट का ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर दिया गया ब्रूज के द्वारा। अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे पोकली राइस का जो शिडलिंग्स है यानी कि राइस को जो मतलब धान की जो शैपलिंग्स होती है छोटी छोटी, वो केरल से कैसे और क्यों सुंदरबन लाया गया है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा है वो किस चीज़ के ऊपर है कि जो राम जन्मभूमि पर क्या कहते हैं कि भूमि पूजन की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसके ऊपर देखते हैं कि इसका टाइम लाइन क्या है। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, तो हम उन बिंदुओं पे नहीं जाएंगे कि क्या मतलब पूरा का पूरा विवाद क्या रहा है, ये सारी चीज़ें। हम सिर्फ टाइमलाइन को देखने जा रहे हैं इस समय। अब देखिए कि सबसे पहले देखें कि 1885 ठीक उसी वर्ष जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी वर्ष की बात है कि महंत रघुवर दास ने एक याचिका दायर की फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और जिसमें ये इजाज़त मांगी गई कि एक टेंट लगाने की इजाज़त दी जाए, यानी कि तंबू लगाने की इजाज़त दी जाए। कहाँ पर जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो विवादित जो ढांचा है उसके बाहर। और फिर 1949 में अब क्या होता है कि रामलला को क्या कर दिया गया कि जो मुख्य गुंबद थी उस गुंबद के बाहर एक विवादित जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर रखा गया। फिर देखें कि 1950 में गोपाल शिमला विशारद ने एक शूट फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और इसमें ये इजाज़त मांगी कि भगवान राम की पूजा करने की इजाज़त दी जाए। और फिर परमहंस रामचंद्र दास ने एक और याचिका दायर की कि बाद में कि ये जो वर्शिप की आज़ादी है, पूजा की जो आज़ादी है, उसको बहाल रखा जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक और फिर सूट फाइल किया, एक याचिका दायर की और कहा कि जो जगह है जो विवादित था उस समय तक, तो उसके ऊपर इनकी क्या दी जाए, पोजीशन दी जाए, मतलब उनके हक में वो रख रखाव करें, इसके लिए इजाज़त दी जाए। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक सूट फाइल किया कि वो पोजीशन उसको मिले। और फिर 1986 में कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट क्या करे कि हिंदू डिवोटीज़ के लिए, यानी कि जो हिंदू अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए इसको खोल दिया जाए इस डिस्प्यूटेड साइट को। और ये एक बड़ा मोड़ है अप्रैल 1993 में कि एक्विजिशन ऑफ सेंट्रल सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट पास कर दिया गया। और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विवादित जगह थी, उस विवादित जगह को अधिग्रहित कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 139A के तहत मिला हुआ है, और जो अलग अलग जो केसेस थे उन सारे केस को क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया। ठीक है। अब अक्टूबर 24, 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी केस में ये कहा कि जो मस्जिद होता वो इस्लाम का क्या है मतलब अभिन्न हिस्सा नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये फैसला सुनाया गया। अप्रैल 2002 की बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत कर दी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर। अब देखिए 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, वो भी 2-1 के मेजॉरिटी से, 2-1 के बहुमत से, और इस पूरे के पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को, विवादित स्थल को 3 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया, और तीसरा जो है वो रामलला विराजमान को दिया गया। रामलला विराजमान को, जो एक्चुअल डाइटी वहाँ पर हैं, उनको दिया गया। अब मई 9, 2011 की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को क्या कर दिया, रोक दिया। ये 3 हिस्से में जो बांटा गया था उस फैसले को रोक दिया। 2011 के ही अगस्त 7 की बात है, कोर्ट ने 3 जजों की एक बेंच या खंडपीठ गठित की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1994 के दिए गए फैसले के ऊपर क्या किया गया, इसको चुनौती दी गई थी, उसको सुनवाई करने के लिए। अब 27 सितंबर को इट डिक्लाइंस टू रेफर द केस टू द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मनाही कर दी कि 5 जजों के संवैधानिक पीठ को इसको सौंपा जाए। फिर अक्टूबर 29 की बात है कि जनवरी का पहला हफ्ता इस चीज़ के लिए सुनिश्चित किया गया कि ये जो उपयुक्त पीठ है उसको दी जाएगी, क्लियर, और वही डिसाइड करेगा, वही निर्णय लेगा कि इस सारे फैसले के ऊपर कैसे कुछ टाइमलाइन रहेगी, आगे का शेड्यूल क्या रहेगा। अब देखिए 8 जनवरी 2019 को 5 जजों के बेंच, जिसकी अध्यक्षता जो उस समय के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई ने की, और केस की सुनवाई यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। तो पहले 3 जजेस के बेंच को ये दिया गया था, फिर बाद में इसको 5 जजेस के बेंच को दिया गया। अब देखिए 26 फरवरी की बात है, द कोर्ट फेवर्स मेडिटेशन। अब इन्होंने ये किया कि मेडिएशन की बात की कि भाई मध्यस्थता के थ्रू क्या किया जाए, जो भी पक्ष हैं वो आपस में बातचीत करके रजामंदी से इसको सुलझाएं, क्लियर। और मार्च 5 को ये ऑर्डर जारी किया गया, ठीक है। फिक्स डेट मेडिएशन फिक्सेस मार्च 5 फॉर एन ऑर्डर वेदर टू रेफर मैटर टू द कोर्ट अपॉइंटेड मेडिएटर और नॉट। तो इसमें ये कहा गया कि जो न्यायालय है वो नियुक्त करेगी ये मध्यस्थता करने वाले को, या ये फिर मतलब अपने आप ये सारे पक्ष करेंगे। अब अगस्त 2 को क्या होता है कि ये जो मेडिएशन का जो काम था वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो डे टू डे हियरिंग, प्रत्येक दिन इसके ऊपर क्या शुरू हो गई, सुनवाई शुरू हुई, वो 6 अगस्त को होती है, जब ये शुरू हुआ, जबकि मेडिएशन क्या हो गई, फेल हो गई, ये मध्यस्थता फेल हो गई। अब 16 अक्टूबर की बात है, यहाँ पर सारे के सारे फैसले ले लिए गए और फिर फैसले को सुरक्षित रखा गया, और 9 नवंबर 2019 को एक्चुअली ये फैसला सुनाया गया। और इस फैसले में मोटे तौर से ये व्यवस्था की गई कि 2.77 एकड़ की जो पूरी की पूरी जो विवादित जगह है वो किसको दे दिया जाएगा, रामलला विराजमान को दे दिया जाएगा। और पोजीशन ऑफ लैंड जो है क्लियर, मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया जाएगा, क्योंकि रामलला चूँकि इन्फेंट डाइटी हैं और वो चूँकि अपने आप सब कुछ को प्रबंधित नहीं कर सकते, इसीलिए उनके बिहाफ में जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा, तो केंद्र सरकार के पास रहेगा, और वो रिसीवर के रूप में काम करेंगे। अब देखो साथ में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को ये मतलब आदेश दी गई कि 5 एकड़ की ज़मीन जो है वो मस्जिद के लिए भी दी जाए, क्लियर, और वो 25 किलोमीटर के दायरे में हो, क्लियर, डिस्प्यूटेड साइट से। अब
इसके बाद जब ये सब कुछ हो चुका और साथ में न्यास गठित करने की भी का भी फैसला दिया गया और फिर न्यास गठित भी किया गया और उस न्यास ने डिसाइड किया कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो 5 अगस्त को शुरू किया जाए, ठीक है। और ये जो न्यास बनाई गई थी ये 15 सदस्यों की न्यास थी, ठीक है। और पार्लियामेंट में ये हमारे प्रधानमंत्री ने इसको क्या किया था, घोषित किया था, घोषणा की थी। और भूमि पूजन कब की गई, 5 अगस्त 2020 को की गई। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है अयोध्या विवाद की। अब देखिए जो दूसरा जो बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है वो क्या है ये देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि ये जगह कौन सा है, ठीक है। देखिए ये इस जगह पे आप देखिए कि इज़राइल है, ये नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा इज़राइल है, क्लियर। ऊपर यहाँ पर सीरिया, आप क्लियर। और ये बीच में आप देखते हैं ये वाला हिस्सा क्या है, लेबनान का है। और लेबनान का ये एक पोर्ट सिटी है बेरूत, क्लियर। और बेरूत में क्या हुआ कि एक्सप्लोज़न हुई और एक्सप्लोज़न बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, भयावह थी। उसके फॉलआउट्स के बारे में अभी बात करेंगे। एक्चुअली में था क्या कि रूस से अमोनियम नाइट्रेट का एक खेप एक पानी के जहाज़ के द्वारा भेजा जा रहा था। अब क्या हुआ कि इसके बाद भेज तो दिया गया, लेकिन इसको एक्चुअली जाना था मोज़ाम्बिक जाना था। अब देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है वो बहुत दफ़े विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। अब ये मोज़ाम्बिक जाना था, लेकिन जब ये स्वेज कैनाल से पास कर रहा था तो वहाँ पर एक तरह की चुंगी ली जाती है और वो चुंगी देने के पैसे भी नहीं थे किनके पास, तो जो इस जहाज़ के कप्तान थे उनके पास। और जिसने ये जहाज़ भेजा था रूस से, उसको ये कहा गया कि आप इसका भुगतान करें। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, बेहतर होगा कि आप जो है आसपास के किसी देश से कोई हैवी जो चीज़ है उस हैवी चीज़ को, हैवी जो इक्विपमेंट्स वगैरह को आप ढुलाई कर लीजिए, उससे जो कुछ भी आपको किराया आएगा उस किराए से आप स्वेज कैनाल पास करने का पैसे दे देना, भुगतान कर देना। लेकिन जब ये बेरूत पहुंचती है जो हैवी इक्विपमेंट्स को लोड करने के लिए, तो उसके बाद ये जहाज़ इतने जर्जर हालात में थे कि वो उसको नेविगेट नहीं कर सका। और फिर जब बेरूत में जो चेक किया गया तो ये पाया गया कि इसमें एक्सप्लोसिव है और एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके कारण से ये जो नेविगेबल नहीं है और ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके बाद कस्टम अधिकारियों ने उसके जो कैप्टन थे और जो सेलर्स थे उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि भाई आपने जो यहाँ पर अभी जहाज़ को रोका हुआ है, एंकरिंग की गई है उस बेरूत बंदरगाह पे, उसके पैसे आप चुका दीजिए। तो पैसे चुकाने में चूँकि ये असक्षम थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब इन्होंने रशियन एम्बेसी को फ़ोन किया तो इन्होंने ये कहा गया रशियन एम्बेसी के द्वारा कि देखिए ऐसा है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन आपके पास आएंगे और आपके केस को लड़ेंगे। तो मतलब रूस की सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया गया। और फिर बाद में इन्होंने एक मानवीय आधार पे जब प्ली दी तो इनको छोड़ दिया गया, कैप्टन को छोड़ दिया गया। लेकिन वो जो एक्सप्लोसिव था उसको जब्त कर लिया गया और वहीं बेरूत के बंदरगाह में उसको रख दिया गया, क्लियर। अब जो ये अमोनियम नाइट्रेट है वैसे तो एक्सप्लोड नहीं करता है खुद ब खुद, लेकिन ये डिग्रेड होता जाता है और यदि 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो तो कहीं ना कहीं विस्फोट जैसे हालात हो जाते हैं, क्लियर। तो इस पृष्ठभूमि में अब क्या हुआ कि हालात ऐसे बने कि ये अंततः विस्फोटक रहा, जबकि बेरूत बंदरगाह के जो हेड थे उन्होंने ये कहा भी लेबनान की सरकार से कि इसका कुछ उपाय किया जाए, किसी को बेच दिया जाए या ऑक्शन कर दिया जाए, यहाँ से इसको हटाया जाए। लेकिन इसको अनसुनी की गई लेबनान की सरकार के द्वारा, क्लियर। ये तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि थी। अब देखिए कि इसमें है क्या।
अभी क्या हुआ है और फिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए समझते हैं और उसके ऊपर फिर से जो एडिटोरियल है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए कि इस प्रलय की एक प्रलय ही कहा जाए। अ मैसिव वेयरहाउस एक्सप्लोजन ऑन ट्यूसडे सेंट ए डिवास्टेटिंग ब्लास्ट वेव अक्रॉस द बेरूट सिटी किलिंग एट लीस्ट 135 पीपल एंड इंजरिंग नियरली 5000। मतलब 135 लोग इसके कारण से मारे गए और करीब करीब 5000 लोग इसके कारण से क्या हुए, घायल हुए हैं। और बेरूत की बहुत सारी बिल्डिंग जो है उसके अंदर का जो फर्नीचर है, उसका ग्लास जो है, ठीक है, ये मतलब चकनाचूर हो गई। और उसके बाद यदि देखें तो ग्लास के जो डेब्रिस कहिए या मलबा कहिए वो सड़कों पे बड़ा पड़ा था। जो कार जो आसपास के थे, पोर्ट के आसपास के, वो हवा में उछल गए, इतनी विस्फोटक थी ये स्थिति। और अब देखिए कि अब ये स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि आप ये समझ लीजिए कि जो विस्फोट हुआ उसकी आवाज़ जो है वो 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसके कारण से एक ट्रेमर सा भी आया, पृथ्वी में हलचल सी भी हुई और कंपन सी भी हुई। अब देखते हैं कि क्या है और आगे। एक्चुअली में इसमें क्या था कि जस्ट देखते हैं कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट क्या किया गया था, रखा गया था। मैंने पृष्ठभूमि आपको बताई है इसकी। अब देखिए कि जो कि फर्टिलाइज़र या बम बनाने के काम आता है और पिछले 6 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था आपको पता ही है। और 3 लाख लोग जो हैं अभी माना जा रहा है कि इसके कारण से बेघर हो गए हैं और $3 बिलियन का ऐसा माना जा रहा है कि नुकसान हुआ है। क्लियर। और ये इतना भयावह था कि कहा जा रहा है, इसमें ये जो रिपोर्ट की गई है उसमें ये बताया गया है कि किलर ब्लो अ व्यू ऑफ द डैमेज ग्रीन सॉइल्स ऑफ द बेरूत हार्बर अ डे आफ्टर एंड द एक्सप्लोजन टूर थ्रू द लेबनान कैपिटल। और कहा जा रहा है कि लेबनान की जो कैपिटल सिटी है उसको कहीं न कहीं बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अब देखें कि अब इसके कारण से आर्थिक परेशानी क्या आ सकती है। ये देखिए, मच ऑफ द पोर्ट डिस्ट्रिक्ट इज़ फ्लैटेड, बिल्कुल नस्ते नाबूद हो चुका है। और मेन रूट जो है जिससे इंपोर्ट किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है लेबनान में, वो ख़त्म हो चुका है। और जबकि यदि देखें कि सीरिया में जो लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध चल रही है, उसके कारण से आप देख सकते हैं कि इस जगह पे देख सकते हैं कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रही है, उस गृह युद्ध के कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा रेफ्यूज़ी हैं और रेफ्यूज़ी आए हैं और उनको संभाल पाना वैसे ही क्या हो रहा है, मुश्किल काम हो रहा है। इसके अलावा देखिए कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो वहाँ की केंद्रीय सरकार ने क्या लिया है, कर्ज लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया है। और a crippling devaluation has sent poverty levels soaring at an estimate of 50% of the population of more than 6 million people। और 6 मिलियन लोगों की जो देश का जो ये देश है उसकी 50% आबादी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। और बहुत सारे जो आर्थिक संकट तो चल ही रहे हैं और इसके कारण से क्या हुआ है, लोगों ने मास प्रोटेस्ट भी किया है, मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। अब साथ ही देखें यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो भी बहुत सही से नहीं चल रहा है। Many Lebanese blame the blast on the decades of the corruption and poor governance by the entrenched political class। यानी कि जो करप्ट पॉलिटिकल क्लास है उसके कारण से बहुत सारे लेबनानी का मानना है कि ऐसा हुआ है। क्लियर। और हेल्थ सिस्टम की यदि बात की जाए तो कोरोना वायरस के कारण से वैसे ही परेशानी की स्थिति में है। और सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाज आउट ऑफ कमीशन आफ्टर सफरिंग द मेजर डैमेज। और इसके बाद जो यहाँ की जो एक हॉस्पिटल है वो तो और भी परेशानी की स्थिति में आ गई है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है, माइकल ऑन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि भाई जो भी इसके लिए दोषी हैं इस लापरवाही के लिए उनको क्या किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। और एंड टू सैंक्शन दैम विद द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा दी जा सकती वो दी जाएगी। अब देखो, हेरेरी वर्डिक्ट एवेटेड।
एक्सप्लोजन अकर्ड 3 days बिफोर द यूनाइटेड नेशन बैक्ड कोर्ट इज़ ड्यू टू डिलीवर अ वर्डिक्ट। अब देखो ये एक्सप्लोजन उस समय हुआ है, ध्यान देना, उस समय हुआ है जब हिजबुल्लाह ने क्या किया था कि 2005 में, ठीक है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे वहाँ के रफ़ीक अल हरीरी को और 21 लोगों को मार दिया था। उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है और जो 4 सस्पेक्ट हैं इसके लिए, उसके ऊपर फैसला सुनाया जाना है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एक गठित कोर्ट है उसके। अब हरेरी की यदि बात की जाए, वाज किल्ड बाय ए ह्यूज ट्रक बॉम्ब अनदर पार्ट ऑफ द बेरूत वाटर फ्रंट अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट, और इस पोर्ट से करीब 2 किलोमीटर दूर उनको मारा गया था 2005 में। तो ये पृष्ठभूमि है, और आप देखें इसके बाद जो एडिटोरियल है वो क्या कह रहा है। देखें कि ब्लास्ट वर्सन लेबनान्स सिचुएशन, जो लेबनान की स्थिति है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, खास करके राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो हालात इसके कारण से बदतर हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो विध्वंसक जो विस्फोट हुई है जिसमें 135 लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग इसमें कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। और ये सिटी जो है, इससे पहले यहाँ पर गृह युद्ध चल रही थी, ठीक है, लोग सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा था, मुस्लिम के अंदर 2 गुटों के बीच में हिंसा हो रही थी, और जो विदेशियों ने इसमें क्या किया है, हस्तक्षेप भी किया, और टेररिस्ट अटैक ये सब तो चलते ही रहते, मतलब लेकिन इसमें इस बात की कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा है कि अलग अलग ये कहा जा रहा है कि आखिर हुआ क्यों है, अलग अलग लोगों का मानना अलग अलग है। देखिए, और एक एंगल ये भी है कि हिजबुल्लाह ने, जो कि इस बेरूत के पोर्ट के ऊपर हमेशा से कब्ज़ा करना चाहा और कब्ज़ा किया भी है, वो एक कारण रहा है कि लेबनान सरकार ने इसमें आंख मूंदे रखा और ये विस्फोट बनी रही, क्योंकि इस विस्फोट का प्रयोग जो हिजबुल्लाह के द्वारा बॉम्बिंग वगैरह के लिए की जाती रही है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट की। इनिशियल स्टेटमेंट ब्लास्ट वाज कॉज्ड बाय 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक वेयर हाउस में रखा गया था और पिछले 6 सालों से ये पड़ा हुआ था उस वेयर हाउस में। अब देखिए कि इनिशियल एक्सप्लोजन इग्नाइटेड बाय फायर, शुरुआत में आग लगी और उसके बाद और जो विध्वंसक विस्फोट हुआ, और इसके कारण से एक मशरूम क्लाउड जैसा निकला, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक और बॉम्बिंग की जाती है तो नीचे से एक मतलब धुआं निकलता, धुएं का गुबार, और उसके बाद मशरूम जैसा ये बन जाता, आप देख लीजिए यूं बन जाता, और ये नीचे से ये स्थिति रहती है, तो एक मशरूम क्लाउड जैसी स्थिति बन गई। अब देखो कि जो फायर था, फायर की यदि बात की जाए तो फायर इन्वेलप्ड द कैपिटल स्काईलाइन, और पूरे के पूरे बेरूत के आकाश पे पूरे के पूरे आग और धुआं ही दिख रहा था, और शॉक वेव्स ने, मतलब इसके कारण से जो कंपन उत्पन्न हुई उसने बहुत सारे बिल्डिंगों को क्या कर दिया, तबाह किया, और हज़ारों लोग इसके कारण से क्या हुए, घायल हो गए। जो अधिकारीगण हैं उनका ये मानना है कि वो टेरर एंगल से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, और जो टेररिस्ट का जो एंगल है उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या किसी आतंकवादी संगठन ने तो ऐसा नहीं किया है। अब देखिए कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री हसन दियाब की बात की जाए, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको क्या किया जाएगा, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड इट अटैक, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तो हमला माना है, और जो कैजुअलिटी के बारे में जहाँ तक घायल लोगों का सवाल है, और वो ज़्यादा हो भी सकता है, आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पहले से ही कोविड-19 के कारण से परेशानी के हालात में है। अब देखिए कि फॉर कंट्रीज़ बेलिगर्ड गवर्नमेंट, और जो वैसे ही यहाँ की जो कमज़ोर सरकार है और वैसे ही परेशानियों से जूझ रही है और परेशानियों को मैनेज नहीं कर पा रही है, वहाँ के लिए तो अभी स्थिति वैसे ही बहुत ही बदतर है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अस्थिरता बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे की तरफ लुढ़क रही है। इसके बाद महामारी का चपेट अलग से है। इसके बाद देखिए कि लोगों ने मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट किया है, मतलब सड़कों पे उतर आए हैं सरकार के खिलाफ, और इनेबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक सर्विस टू द सिटीज़न, और ये सरकार जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं
नागरिकों की वो भी पूरा नहीं करवा पा रही है, और पूरा का पूरी जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पंगु हो चुकी है। और इसके कारण से क्या हुआ कि साद हरीरी जो थे उन्होंने पहले क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया था। अब देखिए कि नई जो सरकार है तो उनका सबसे पहला काम क्या है कि अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। अब देखो, क्योंकि जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो विदेशी मुद्रा भंडार वो भी कम है, और जीडीपी ये आशा की जा रही है, आईएमएफ कह रहा है कि 12% तक इसमें क्या हो सकती है, सिकुड़न हो सकती है, कम हो सकती है। अब देखिए कि बेरूत के जो रेजिडेंट हैं, बेरूत के जो लोग हैं, उनको लंबे बिजली की कटौती से भी जूझना पड़ रहा है, और इसके कारण से राहत और बचाव का जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। अब जहाँ तक इसके दक्षिणी सीमा की यदि बात की जाए तो टेंशन इजराइल के साथ चल रही है और हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। वार्निंग ऑफ द मिलिट्री एक्शन, इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी परेशानियाँ चल रही है, और उसके बीच में ये विस्फोट होना 2700 टन, आप गौर कर लीजिए इस अमाउंट को, 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट का, ये अपने आप में काफ़ी भयावह स्थिति है और प्रलय की स्थिति है। कंट्रीज इकोनॉमीज विल डिपेंड बिकॉज ऑफ इट्स मेन पोर्ट डिस्ट्रॉय। अब देखिए कि इसका जो मुख्य बंदरगाह है वो क्या हो चुका है, नस्ते नाबूद हो चुका है एक तरीके से। और जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो सुन्नी पार्टी के हों या शिया हिजबुल्लाह हो, ठीक है, या दूसरे देश हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको क्या करना चाहिए, इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इस भयावह परिस्थिति में स्थिति को कैसे संभालना चाहिए और एक दूसरे को इसका क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मार्कोन ने ये कहा है कि बेरूत वो अब थोड़े दिन में क्या करेंगे, यात्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा जो रिकन्स्ट्रक्शन हो सके, पुनः ये संरचनाओं को बनाया जा सके। और तत्काल राहत और बचाव के लिए उन्होंने मेडिकल टीम भेजे हैं इक्विपमेंट के साथ, और मोबाइल क्लिनिक वगैरह भेजी है। तो ये पहली जो बिंदु थी और जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है वो क्या है, टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी सीरियसली, यानी कि न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था कि विस्फोट किया गया था, और वो भी नाभिकीय विस्फोट बम गिराए गए थे। और फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर गिराया गया, और इसलिए किया गया कि वर्ल्ड वार सेकेंड को ख़त्म किया जा सके। जर्मनी पहले ही मतलब एक तरीके से हथियार डाल चुका था, लेकिन जापान इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो भी हो, अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया जापान के ऊपर, और इसको मतलब एक तरीके से काफ़ी डिवेस्टेशन सहना पड़ा। इसके कारण से काफ़ी विध्वंसक स्थिति है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये आप जैसा कि मैप पे देख पा रहे होंगे, ये एशिया है और ये आप जापान के 4 टापुओं से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए इस भाग को यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, और ये हिरोशिमा, और ये ठीक इसके बगल में नागासाकी। यहाँ पर 6 अगस्त को किया गया और यहाँ पर 9 अगस्त को किया गया। और चूँकि 6 अगस्त की बात है, और इसीलिए ये पूरे के पूरे चर्चा का विषय है कि न्यूक्लियर डिटरेंस से क्या लेना देना है, ये समझिए। ये जो आर्टिकल है आपके एसे के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकता है, डिफेंस के अंदर हेल्प कर सकता है, समझिए। तो 75 साल बीत चुके हैं, जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक बॉम्ब गिराया गया था, और 3 दिन के बाद नागासाकी के ऊपर भी गिराया गया था। और इसकी देखिए कि स्थिति क्या हुई थी कि 2 लाख लोग मारे गए थे इसके कारण से। 70,000 के करीब तो माना जाता है कि तुरंत ही मारे गए, और करीब 5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 2 लाख लोग मारे गए। और अगले 2 लाख लोगों की यदि बात की जाए तो वो इंजर्ड हो गए, और इनको क्या कहा जाता है जैपनीज़ में, हिबाकुशा, किस नाम से जाना जाता है, हिबाकुशा के नाम से। अब ये समझिए कि ये हिबाकुशा है क्या। देखिए कि ड्यू टू द लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो इनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव है, जो
उसके बाद ये मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये इससे तो मर जाना ही अच्छा था। अब देखिए, जैसे अभी एक थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि जो बेरूत में जो विस्फोट हुआ, तो वहाँ पर लोगों का मानना है लेबनान में कि इससे तो बेहतर होता कि युद्ध होते और इतने सारे लोग मारे जाते, कम से कम हम शहीद तो कहलाते, लेकिन इस करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से ऐसा हुआ। अब देखिए कि यहाँ भी क्या होता है कि लोग मेंटल ट्रॉमा में हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की यदि बात की जाए तो ये अंतिम 2 शहर है जहाँ पर बम गिराए गए, लेकिन क्या ये अंतिम 2 शहर रहेगा जहाँ पर बम गिराए जाएंगे, या इसके बाद क्या बम नहीं गिराए जाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए कि 1945 से अब तक यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, या अब जो रशिया है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इज़राइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने अपने आप को काफ़ी विध्वंसक न्यूक्लियर पावर से क्या कर लिया है, अपने आप को लैस कर लिया है। अब देखिए कि इसमें आप समझे इस चीज़ को कि देखिए कि डैमेज एंड वल्नरेबिलिटी, मतलब जो इसके कारण से हानि हुई है, और जो एक वल्नरेबिलिटी की बात है कि जो क्या हो सकता है, क्या कमज़ोरी आ सकती है। देखिए जब से एटॉमिक एज आया है अब तक क्या किया जा चुका है, 1,26,000 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए जा चुके हैं, और जो 2000 न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो या तो ज़मीन के ऊपर की गई है या ज़मीन के नीचे की गई है, और ये दिखलाता है, ये इस बात का द्योतक है और बतलाता है कि कितना ये डिवेस्टेटिंग है। ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ना सिर्फ हेल्थ को बल्कि इन्वायरमेंट को भी, यानी कि पर्यावरण को भी। अब देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है एन एप्रिशिएशन ऑफ। देखिए यदि इस चीज़ को लोग समझे, माने कि इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा डैमेज या हानि करने की क्षमता है, और ये रियलाइज़ करें कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो आगे भी प्रयोग किया जा सकता है किसी भी टारगेट के खिलाफ, और किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है। और इसके कारण से क्या होगा कि लोगों के अंदर थोड़ी सी एक मतलब हम कमज़ोर हैं और हमें परेशानी हो सकती, ये मन में आएगी ये बात। अब देखिए कि नेक्स्ट इसमें समझें बात को कि देयर इज़ नो रियलिस्टिक वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, यानी कि हम और आप में से कोई भी न्यूक्लियर वेपन से अपने को प्रोटेक्ट कर सकेगा, इसके लिए कोई फुल प्रूफ तरीके नहीं है अभी तक, ठीक है। और हो सकता है कि जानबूझ के विस्फोट हो सकता है कि अनजाने में हो जाए, या हो सकता है कि कोई दुर्घटना के कारण से हो, लेकिन फुल प्रूफ प्रोटेक्शन न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं है। अब देखो, जब से बैलिस्टिक मिसाइल का इन्वेंशन हुआ है 1950 में, ध्यान देना 1950 में, और इसके साथ ही क्या आ चुकी है, काफ़ी स्पीड आ चुकी है, ठीक है, जो मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाता है, और इसके कारण से यदि दूसरा मिसाइल इसको रोकना चाहे तो करीब करीब नामुमकिन सी बात है। अब देखिए कि नाइदर फॉलआउट शेल्टर नॉर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब ना इन दोनों में से कोई भी जो है इस वल्नरेबिलिटी को कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो नाभिकीय हथियार हैं, ठीक है, और उससे जो सुसज्जित देश है ना, वो टारगेट देयर न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट और न्यूक्लियर वेपन स्टेट दोनों को ही टारगेट करते हैं, चाहे दूसरे हथियारों से लैस कोई देश हो या ना भी हो, ठीक है, बट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स आर वनरेबल एज वेल। तो जो नाभिकीय हथियार से सुसज्जित देश नहीं है वो भी इतने ही क्या है, इसकी मारक क्षमता से क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। अब देखो कि अब लोगों के द्वारा ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि देखिए कि डेटरेंस जो है, इसके कारण से जो आगे डर है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी इसका यूज़ नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन स्टेट से इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डेटरेंस। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उनका ये कहना है कि देखो डेटरेंस के कारण से हम कोई भी देश इसका प्रयोग नहीं करने जा रहा है, क्योंकि ये इतना डिस्ट्रक्टिव है, इतना विध्वंसक है
इतना विध्वंसक है कि कोई इसका प्रयोग नहीं किया करेगा। इफ़ इट कैन लीड टू द रिटेलिएशन देन नो कंट्री वुड रिस्क। अब देखो जो आर्गुमेंट रखा जा रहा है कि यदि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर हमला कर दिया और उसके जवाबी कार्रवाई में उसने भी हमला कर दिया, तो विध्वंस इतना ज़्यादा होगा कि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई न्यूक्लियर वेपन को क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दैम इट प्रिवेंट वॉर एंड प्रमोट स्टेबिलिटी। अब इनका ये कहना है कि देखो एक लोगों को सिर्फ मतलब दूसरे देश को सिर्फ ये पता है कि इसके कारण कि भाई इस सामने वाले के पास या जो प्रतिपक्षी जो देश हैं उसके पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, नाभिकीय हथियार है, तो वो हमला ही नहीं करेगा और इससे तो उल्टा क्या आएगी, स्थिरता आ जाएगी। देखिए नॉट ऑलवेज, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो, न्यूक्लियर थ्रेट नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस फेयर। जो डराया धमकाया जाता है उसके कारण से कोई ज़रूरी नहीं कि डर पैदा हो, और नॉट ऑलवेज इंड्यूस कॉशन, और इसके कारण से सतर्कता आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये हो सकता है कि कुछ केस में यदि किसी नाभिकीय हथियार से सुसज्जित देश ने क्या किया, दूसरे देश को धमकी दी, तो वो गुस्से में हो सकता है कि एस्केलेशन लेवल बढ़ा दे, एस्केलेशन लेडर पे ज़्यादा हो जाए, मतलब उसकी जवाबी कार्रवाई करे। और जवाबी कार्रवाई में क्या हो सकता है कि स्थिति ऐसी भयावह हो सकती है जैसा कि क्यूबा में जो मिसाइल की जो क्राइसिस हुई थी, वो उस जैसे हालात हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ समय ये भी होता है कि ऐसे देश जिनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है वो रिटेलिएशन करें, और रिटेलिएशन में कन्वेंशनल वॉर शुरू कर दें, यानी कि परंपरागत युद्ध शुरू कर दें। अब देखो, न्यूक्लियर वेपन स्टेट गोज टू वॉर विद द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब देखो, जो नाभिकीय हथियार से सुसज्जित जो देश हैं वो नाभिकीय हथियार से सुसज्जित देश के साथ ही क्या होंगे, मतलब हमला कर सकते हैं। हो सकता है कि लिमिटेड वे में हो सकता है कि प्रॉक्सी तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से हो। ऐसा आर्गुमेंट दिया जा रहा है डिटरेंस के लिए, बनाए रखने के लिए। अब देखिए, दूसरी तरफ यदि देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, कुछ जो स्ट्रेटजिक प्लानर्स हैं, यानी कि जो रणनीति बनाने वाले हैं, उनका ये मानना है कि यूज वर्स्ट केस एजम्पशन, और बिल्कुल वर्स्ट केस की बात करते हैं। और उनका ये कहना है कि देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज़ फॉर ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़, कि हम दिखाएं कि भैया इरादा क्या है, कि हमारे पास ज़्यादा विध्वंसक क्षमता है, और इसके कारण से मतलब एक देश दूसरे देश को दिखाएगा कि देखो मेरे पास 5 है, तो दूसरा दिखाएगा मेरे पास 7, और इसके कारण से क्या हो सकता है कि जो रेश है वो बढ़ती जाए। न्यूक्लियर स्टेट प्रिपेयर दैमसेल्फ फॉर न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर स्टेट, जबकि रियलिटी क्या है कि जो नाभिकीय हथियारों से सुसज्जित राष्ट्र हैं वो अपने को नाभिकीय युद्ध के लिए तैयार रखते हैं। अब देखिए, और तैयार करते रहते हैं रणनीतिक रूप से। द गोल, द विश रियली माइट बी टू प्रिवेंट न्यूक्लियर वॉर, बट ऑपरेशनल प्लान हैड टू बी वेजा वॉर। अब इनके लक्ष्य क्या हैं, जो कथित लक्ष्य ये होते हैं कि भाई हम अपने आप को क्या है, नाभिकीय हथियार के लिए, नाभिकीय युद्ध के लिए तैयार रखें, ठीक है। और लेकिन जो ऑपरेशनल प्लान है कि वो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। और एक तरफ तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि नाभिकीय जो युद्ध होगी वो रुकेगी, लेकिन अपने आप को तैयार रखते हैं। अब देखो कि दूसरी बात जो अब आ रही है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की। किसकी बात आ रही है? इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की। अब इसमें देखिए क्या है, नो कंप्लीट कंट्रोल इज़ पॉसिबल। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल रखा जाना अपने आप में मुश्किल काम है। सच डिज़ायर क्रिएट ओवर कॉन्फिडेंस। इसके कारण से क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकती है, और इसके कारण से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन भी हो सकती है। अब देखिए, अब जो कंक्लूजन है, वाइल ह्यूमैनिटी हैज़ लकली सर्वाइव 75 ईयर्स, जहाँ तक ह्यूमैनिटी का सवाल है, मानवता का सवाल है, 75 साल तक ये इससे बची रही है,
ठीक है, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या आगे भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है। नाउ अब देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा दी गई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसको चैलेंज किया गया था और वो पहले 3 जजेस के बेंच को दिया गया था। अब 5 जजेस के संविधान पीठ को इसको क्या कर दिया गया, रेफ़र कर दिया गया है। और ये जो न्यूज़ है वो आपके जीएस पेपर सेकंड में इंडियन पॉलिटी में काम आ सकता है। देखिए इसमें क्या है कि जो ये 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की गई है, वो ये डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या एकमात्र क्राइटेरिया हो सकता है 10% रिजर्वेशन देने का, कहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। और क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे क्या होगी, फैसला दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 5 जजों की। और क्या ये 50% का जो सीमा तय की गई थी इंदिरा साहनी के केस में, उसका उल्लंघन तो नहीं है। अब 3 जजों की जो बेंच थी पहले, सीजेआई जस्टिस शरद ए बोबडे के हेड, वो उसके हेड हुआ करते थे। अब 5 जज, अब ये उसने ये फैसला दिया कि 5 जजों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके ऊपर कार्रवाई करेगी या सुनवाई करेगी। अब देखिए कि इसमें क्या है कि, और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 50% कोटा जो लिमिट है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 10% रिजर्वेशन दी गई ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, क्या वो 50% का जो कोटा जो लिमिट है उसका उल्लंघन नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है और यही मतलब चुनौती देने का आधार है। और इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में एक जो क्लॉज जोड़ दी गई 15(6) और 16(6), और इसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि 10% रिजर्वेशन दी जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ध्यान देना, जस्टिस सिन्हो कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये दिया गया था। अब देखिए कि आप चाहें तो इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप देखिएगा उसमें मैंने बड़े विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की है। अब देखो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मानना है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज वो होता है जो कि कहीं न कहीं कानून के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है और उसका व्यापक असर समाज पे और देश पे पड़े, तो उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ब्रूज रिजेक्ट्स रीसेटलमेंट साइट ऑफर। अब देखिए इसको समझिए। सबसे पहले तो इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये त्रिपुरा का लोकेशन है, ये त्रिपुरा का लोकेशन है, और ये क्या है आपका मिज़ोरम का, ठीक है। इस दो को ध्यान रखिए। और अब देखिए कि 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रू समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कि मिज़ोरम से डिस्प्लेस होके आया था, और उसने जॉइंट मूवमेंट कमेटी के द्वारा जो साइट ऑफ़र किए गए उस साइट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और ये जेएमसी क्या है, एक अम्ब्रेला ग्रुप है जो कि त्रिपुरा के अंदर जो नॉन ब्रूज हैं, जो ब्रू नहीं है, उनका है। अब देखिए ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, द मिज़ोरम ब्रूज डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम मिज़ोरम, फिर मिज़ोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, ब्रूज डिस्प्लेस्ड वेलफेयर कमेटी हैव ऑल्सो ट्रेस्ड द डिमांड ऑफ इंक्लूडिंग जेएमसी मेंबर इन द मॉनिटरिंग कमेटी। और इस मांग को भी इन तीनों संगठनों ने जो कि ब्रू से संबंधित है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि जेएमसी के सदस्य जो होंगे वो मॉनिटरिंग कमेटी में नहीं होंगे। अब देखिए कि फॉर द सेटलमेंट ऑफ ब्रूज, और एक ये जेएमसी कमेटी बनाई गई थी, क्लियर। अब इसमें बंगाली, मीज़ो और बुद्धिस्ट हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और देखिए कि सबमिटेड MOU ऑन टू त्रिपुरा, और इन्होंने त्रिपुरा सरकार को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी, क्लियर, स्पेसिफाइंग 6 प्लेसेस इन द नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की 6 जगह जो है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो दिया जाए, वो
कंचनपुर और पनिस नगर एक जगह है, सब डिवीज़न है, ठीक है। तो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्या है, कंचनपुर और पनिस नगर एक सब डिवीज़न है, वहाँ पर शटल किया जाए। और ब्रू जो थे वो मिज़ोरम से 1997 में आ गए, जब वहाँ पे इथनिक वायलेंस हुई थी, नस्ली हिंसा हुई थी इस कारण से। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर ये देखिए नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर ये क्या है, एक कंचनपुर है और ये पुलिस नगर है नाउ, जिसकी चर्चा की जा रही है अभी। अब देखें कि नेक्स्ट इसमें समझिए कि जस्ट और ये भी साथ में रखा गया कि ये 2 जगह पे सेटल की जाएगी और साथ में सिर्फ 500 परिवारों को, जबकि ब्रूज का कहना है कि कंचनपुर नागरिक समीक्षा मंच और दूसरी तरफ मिज़ो कन्वेंशन जो कि जेएमसी का एक मुख्य हिस्सा है, भाई ये इनका कोई अधिकार नहीं बनता है और अनजस्टिफाइड है उनके पार्ट में, क्लियर। क्योंकि वो जो क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, चतुर्पक्षीय जो समझौता हुआ था, उस पर उन्होंने सिग्नेचर में नहीं किया, तो इनके बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब बात आती है इंक्लूजन ऑफ 4 जेएमसी मेंबर्स इन द मॉनिटरिंग कमेटी, और इनका ये कहना है कि जेएमसी मेंबर भी मॉनिटरिंग कमेटी में लाया जाए, वो भी ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं थे। और इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मिज़ोरम, क्लियर। और मुद्दा क्या है कि मिज़ोरम के रिप्रेजेंटेशन की बात है एंड रीसेटलमेंट इन द त्रिपुरा ड्यूरिंग द लास्ट 23 ईयर्स। अब इशू क्या है कि ये जो है मिज़ोरम को रिप्रेजेंट भी नहीं करते, और त्रिपुरा में जब पिछले 23 सालों से कोशिश की जा रही है इस रीसेटलमेंट की, तो ये कहीं से इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो इसीलिए इनको क्या नहीं किया जाए, शामिल ना किया जाए। अब दूसरी तरफ जो रेफ्यूज़ी ग्रुप है उनका ये कहना है कि 6500 फैमिली को बसाया जाए, ना कि 500 फैमिली को, और जो 500 फैमिली के क्लस्टर्स में बसाया जाए यानी 500 परिवारों के समूह में बसाया जाए। अब देखिए कि और कहा गया इनके द्वारा कि 2 जगह के बदले 7 जगह नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और 5 जो है दलई डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि इन्होंने मांग ये की है कि जेएमसी के लीडर को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये गाली गलौज की भाषा, अपमानजनक भाषा या भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रूज ने ये डिमांड की, लेकिन इसको सिरे से इनकार किया गया जेएमसी के द्वारा। अब जो एक नेक्स्ट जो चर्चा का विषय है वो पोकली राइस सीडलिंग्स ट्रैवल फ्रॉम केरला टू सुंदरबन। तो ये केरल से सुंदरबन लाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक से संबंधित है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में ये आपको पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में ये आपको काम आ जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि ये भारत का मैप है और ये रहा आपका केरल, ये क्या रहा, केरल और हमारा केरल। और देखिए कि ये केरल है और यहाँ पर ये त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलिजुपा, इडुक्की, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से इसको कहाँ ले जाया गया है, तो ये देखिए सुंदरबन ये जगह है, ठीक है। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सुंदरबन आइलैंड है, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है, और ये जगह है सुंदरबन का, यहाँ पे लाया गया है। और ये जो सीडलिंग्स है, जो धान के छोटे पौधे होते हैं, उसको यहाँ पे रोपाई की जा रही है। अब देखिए कि है क्या, जो अभी अम्फन तूफान आया था, और अम्फन तूफान के कारण से जो समुद्री पानी जो है वो जो आप कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों में घुस गया और खेतों में घुस गया। इसके कारण से सॉल्ट वाटर यानी कि सलाइन वाटर, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, वो आ गई, और इसके कारण से जो आम धान के पौधे हैं वो सैपलिंग्स तो काम करेगी नहीं। तो एक्चुअली में किया गया कि एक पोकली वैरायटी है जो कि सॉल्ट वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब यानी कि जो नमकीन पानी के है उसको वो बर्दाश्त कर पाता है, ऐसा लाया गया। और ये पोकली वैरायटी है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और इसके ऊपर लगातार ही रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब देखिए यूज्ड इन द कॉलोनियल कोस्टल अलापुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे इसको प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसमें आप समझिए कि 80% जो
80% ऑफ द राइस पेडलर्स इन द सुंदरवन फेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट वाटर, और करीब 80% जो धान की रोपण करने वाले जो किसान हैं उनको ये खारे पानी से जूझना पड़ रहा है इस बार। कम से कम सुंदरवन के जो फार्मर्स हैं उनको ये पता चला कि किसके द्वारा, तो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के द्वारा, ध्यान दीजिए। और इसके अलावा एक और नई वैरायटी आई है पोकल्ली की धान की, वो क्या है, वैतिला 11 वैरायटी ऑफ पोकल्ली सीडलिंग्स का ये वैरायटी है। अब देखिए ये लेटेस्ट वैरायटी है जो कि अब आई है केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, वैटिला में इसका फील्ड स्टेशन है और वहीं पे इसकी मतलब एक तरीके से शोध करके ये पता किया गया और ऐसे जो सीडलिंग्स है वो उगाई भी गई। अब देखिए ये और ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं, 5 टन तक पैदावार दे सकते हैं, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। और इसको जो केरल की ही एक ज्योति वैरायटी है उसके साथ क्रॉस करवाया गया, मतलब हाइब्रिड करवाया गया, और ये काफ़ी पॉपुलर है केरल के अंदर। और इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है वो 110 दिन में ये फसल हो जाती है। अब देखो कि ये जो सक्सेस यदि होगा केरल के इस धान की वैरायटी का सुंदरबन में, तो ये पक्कली कल्टीवेशन जो की जाती है केरल के में, उसके लिए भी क्या रहेगी, आगे फ़ायदेमंद रहेगी, और सुंदरबन के फार्मर्स के लिए तो रहेगी ही रहेगी। तो ये आज सारे के सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर हमने चर्चा किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका मेरी इस क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका काफ़ी शुक्रिया है हमारी तरफ से। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में मास्क पहन के और सैनिटाइज़र और अपना प्रॉपर प्रोटेक्शन लें। खुश रहें, ईश्वर आप सभी को खुश रखें। धन्यवाद।